हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंकज केम क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पे ये क्या पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली क्या होता है। हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े थे। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जब दो एटम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है। ठीक है ना। और फिर वहां पे क्या करता है, शेयरिंग करके वहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है बेसिकली बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोई एक एटम दोनों के दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं। ठीक है ना। मतलब एक ही एटम क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और एक दूसरा एटम क्या करेगा, उसके पास में एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जिसमें वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको। मतलब मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा, यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो किसी एक एटम का होगा। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो दोनों एटम का होता है। ठीक है ना। जो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो दोनों एटम का होता है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा कि वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ कोई एक एटम का ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल से देखो ध्यान से बच्चों। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, सपोज करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये दो, इसके वैलेंस शेल में 2 2 4 2 6। ठीक है ना। और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है आपका 7। ठीक है। यहाँ से शेयरिंग किया, इसे मान लेते हैं 2, इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे मान लेते हैं ये इसका इलेक्ट्रॉन है बी का। ठीक है ना। 2 2 4 2 6 और एक यहाँ पे 7। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये शेयर किया, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 2 4 6 या 2 8। फिर यहाँ पे ये इस तरह से शेयरिंग कर लिया, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है बच्चों, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना, वो क्या होगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा बच्चों। क्या होगा यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ए और यहाँ पे बी, इस तरह से। ठीक है ना। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ए एटम का है और एक इलेक्ट्रॉन बी एटम का है, मतलब दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे शेयरिंग कर रहा है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जब ए एटम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, ए एटम क्या कर रहा है यहाँ पे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये दूसरा बी एटम है। ठीक है ना। ये इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, सपोज करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आपका 2 और यहाँ पे ये आपका 2। मतलब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बस सिर्फ और सिर्फ ए एटम का है, बी एटम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ए एटम क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर्ड किया। मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेसिकली देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसमें भी काउंट हो रहा है 2 2 4 2 6 और 2 8। जैसे यहाँ पे देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 2 4 2 6 और 2 8। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और यहाँ पे इस ए आइटम का ये तो 8 है ही है, बी आइटम का भी 8 हो चुका है। यहाँ पे चेक करो बाबू। तो कहने मतलब कि यहाँ पे जो आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना, वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाएगा। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों, यहाँ पे ये ए और यहाँ पे ऐसे हम लोग एरो से दिखाते हैं। ठीक है ना। इसको बोलते हैं ए कोऑर्डिनेट बी, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी। ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ए कोऑर्डिनेट बी। अब देखो बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली कि यहाँ पे ए एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग किया। यहाँ पे ए एटम ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग किया। ठीक है ना। और बी एटम, अब यहाँ पे क्या है ना कि बच्चों कि जो यहाँ पे ए एटम है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डोनर एटम।
क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोनर एटम बोलते हैं, और बी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। डोनर एटम और दूसरा क्या यहाँ पे, एक्सेप्टर एटम, ठीक है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरह से करते हैं, ए कोऑर्डिनेट वी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे टेल है, ये जो एरो है ना, इसका ये टेल यहाँ से, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बी के पास जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बी के पास जा रहा है, ए कोऑर्डिनेट बी, ठीक है ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये, ठीक है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ तक जा रहा है, ठीक है ना। तो जो दे रहा है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डोनर एटम, जो ले रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्टर एटम बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बच्चों। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हुआ, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी एक तरह का कोवैलेंट बॉन्ड ही है, उसका स्पेशल टाइप है, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन which shared pair of electron is provided by the one of the bonding atoms। मतलब यहाँ पे जो ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है ना, ए और बी के बीच जो बॉन्ड है ना, ठीक है ना, इसमें से कोई एक बॉन्डिंग एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज अ स्पेशल type of covalent, it is a special type of covalent bond in which shared electron pair is provided, shared electron pair is provided by one of the bonding atoms, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है ना, वो कोई बॉन्डिंग एटम में से कोई एक एटम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे यहाँ पे ए एटम क्या किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किया। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, बेसिकली इसमें जो प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, डोनर एटम, जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेप्टर एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए एटम क्या है, डोनर है, बी क्या है यहाँ पे, एक्सेप्टर है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब यहाँ पे बात आती है कि इसे कौन से एटम डोनर हो सकते हैं, कौन से एटम एक्सेप्टर हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, बेसिकली ए एटम यहाँ पे डोनर है, इसका मतलब क्या है कि जो डोनर एटम होगा बच्चों, जो डोनर एटम होगा यहाँ पे, उस डोनर एटम के पास में कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, मतलब उसका जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके, ठीक है ना। और जो यहाँ पे एक्स, और उसके पास में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, ठीक है ना। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ कम से कम उसके पास में एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना। और जो बी एटम है, जो मतलब एक्सेप्टर एटम है, ठीक है ना, इसके पास में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा तो जाहिर सी बात तभी तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो उसके पास अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, साथ में वहां पे उसके पास में कम से कम एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जाहिर सी बात कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, वो ऑर्बिटल के पास जाएगा, ठीक है ना। तो ऑर्बिटल खाली होगा तभी तो जाएगा उसके पास में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या यहाँ पे कि जो बी एटम है ना, बी एटम के पास में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने के साथ साथ उसके पास में एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ये कंडीशन है यहाँ पे किसका, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि कंडीशन फॉर द व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि डोनर एटम मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट एंड हैव at least one of the what electron pair, one of the what lone pair of electron, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेप्टर एटम है ना बच्चों, यहाँ पे जो एक्सेप्टर एटम है, एक्सेप्टर एटम के पास में क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, और इसके पास में कम से कम एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए।
अगर ऐसा होता है तो उस केस में वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। अब क्या है यहाँ पे, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का कंडीशन क्या है बच्चों यहाँ पे, तो पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे, डोनर एटम मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट and at least one lone pair of इलेक्ट्रॉन, और कम से कम यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन क्या है यहाँ पे, एक्सेप्टर एटम must have incomplete octet and have vacant atomic orbital, और इसके पास में क्या होना चाहिए, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन है बच्चों, किसके लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे दो कंडीशन हुआ, पहला क्या कि डोनर एटम के पास में कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए और वहां पे उसके पास में कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो CH4, तो CH4 के पास में कंप्लीट ऑक्टेट है बट कार्बन के पास में कोई लोन पेयर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे CH4 कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, ठीक है बच्चों। हम लोग यहाँ पे लेते एग्जाम्पल क्या, अमोनिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या, अमोनिया हो गया, ठीक है ना, अमोनिया हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, NH3 हो गया, H2O हो गया, ठीक है ना, NH3 हो गया, H2O हो गया। तो ये सब जो है यहाँ पे मान लो यहाँ पे O2 हो गया, O2, ठीक है ना। तो इसके पास में क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक है, किसी के पास में दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे N2 ले सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है ना। तो N के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेक कीजिए यहाँ पे O2 की बात करें तो O डबल बॉन्ड O, इसके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। NH3 इनके पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। वाटर, इसके पास में दो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्टर एटम मस्ट हैव व्हाट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड हैव वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले सकता हूँ क्या, BF3 हो गया, H+ हो गया, ठीक है ना, नेसेंट ऑक्सीजन हो गया। तो ये सब BF3 के पास में क्या है ना, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वैलेंस शेल में इसके, ठीक है ना। और इसके पास में एक वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। इसके पास में क्या होता है बच्चों, एक वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। H+, इसके पास में क्या है, वैकेंट s ऑर्बिटल है यहाँ पे। नेसेंट ऑक्सीजन, इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, एक वैकेंट p होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने मतलब क्या है कि यहाँ पे सबके पास में क्या है ना कि वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये सब यहाँ पे क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है बच्चों। तो यहाँ जल्दी फटाफट नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं इसके ऊपर। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मेरे पास में है NH3, N के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, BF3, ठीक है ना। इसके पास में क्या होता है, एक वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें क्या किया, कोऑर्डिनेट किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया बेसिकली। तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे NH3 कोऑर्डिनेट BF3, ठीक है ना। मतलब N से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, बोरोन के पास में जा रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे क्या,
NH3 और यहाँ पे H प्लस, तो N के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेसिकली NH3 कोऑर्डिनेट H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिखते हैं NH4 और N पे पॉजिटिव, कैसे लिखते हैं बताता हूँ मैं इसको आगे, ठीक है ना। थर्ड यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, क्या H2O, O के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H प्लस, ठीक है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कोऑर्डिनेट किया, तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों, H2O कोऑर्डिनेट H प्लस, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद फोर्थ की बात करें यहाँ पे, तो हम बात करें यहाँ पे ओजोन के बारे में, O3, O3 क्या होता है यहाँ पे, ओजोन होता है, O3 इज द वर्ड ओजोन, ठीक है ना। तो इसमें किस तरह से होता है, O डबल बॉन्ड O के पास में क्या है यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट किया यहाँ पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ओजोन हो गया, ठीक है, O3 हो गया। फोर्थ की बात करें, फिफ्थ की बात करें यहाँ पे N2O की बात करें, यहाँ पे N2O, यहाँ पे N2O में क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N होगा, और यहाँ पे N के पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड और लोन पेयर है, O के पास में यहाँ पे क्या है, कोई इसमें क्या है बेसिकली क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन का स्पेसीज है ये, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पे इसमें कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। N के पास में लोन पेयर है, ठीक है ना। यहाँ पे इस N के पास में 8 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, अभी और सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं अभी और भी एग्जाम्पल करवाऊंगा आगे। मैं आपको जब स्ट्रक्चर सिखाऊंगा ना, तो कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर और कैसे ड्रॉ करते हैं वो सिखाऊंगा, फिर वहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ से आप लोग लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक नोट करके आपको लिखना है, क्या, इन मॉडर्न केमिस्ट्री कोऑर्डिनेट bond is replaced by the covalent bond, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे, एज फॉलोज, कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे। फर्स्ट में यहाँ पे ए है, ए कोऑर्डिनेट बी, मतलब यहाँ पे ए डोनर आइटम है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे डोनर आइटम, ये जो ए आइटम है ना, इफ डोनर आइटम बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड, किससे बिलोंग करना चाहिए, इसको सेकेंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ए कोवैलेंट बॉन्ड बी, अब यहाँ पे क्या है ना कि ये ए आइटम क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ए आइटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। अब बी आइटम पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ए आइटम, ए जो डोनर आइटम है ना, अगर डोनर आइटम बिलोंग करता है किससे, सेकेंड पीरियड से, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करेंगे विथ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा, जो एक्सेप्टर होगा ना, उस पर निगेटिव देना है, और जो डोनेट कर रहा होगा उस पर क्या देना है, पॉजिटिव चार्ज देना है। तो ये डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर क्या आएगा, आपका निगेटिव चार्ज आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। ये बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये आप नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे सेकेंड में क्या है, सेकेंड ए कोऑर्डिनेट बी, अब यहाँ पे जो ये ए आइटम है ना, इफ ए
बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पे ए बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, अगर यहाँ पे ए जो है ना थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग ए डबल बॉन्ड बी इस तरह से इसको रिप्लेस करते हैं। देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्लेस बाय द व्हाट, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज replaced by the डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से इसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ए कोऑर्डिनेट बी, अगर यहाँ पे ए आइटम जो है ना थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड से, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ए कोऑर्डिनेट बी, हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, फिर दोनों में क्या हो जाएगा, बॉन्ड, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे ए और बी के बीच में एक डबल बॉन्ड डाल देना है। जब यहाँ पे ए आइटम किससे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तब उस केस में, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर आगे बात कर रहे हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे सिंगल सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल है, तो उस केस में हम लोग उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CH4 है, CO2 है, ठीक है ना, H2SO4 है, मतलब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके पास में सिंगल सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल है जिसके पास में एक सेंट्रल एटम हो, ठीक है ना, तो उसके लिए उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे रूल्स टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम, रूल्स टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आर सिंगल सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास में क्या है, सिंगल एक ही सेंट्रल एटम है, उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए रूल्स क्या है, ठीक है ना। सिंगल सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, मतलब जिस मॉलिक्यूल के पास में एक ही सेंट्रल एटम है उसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंगल सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल। अब देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है ना, सेंट्रल एटम का हम लोग सिलेक्शन यहाँ पे कैसे करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे सेंट्रल एटम का सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे। जैसे में यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि सेंट्रल एटम जो होना चाहिए वो आपका पॉलीवैलेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे पॉलीवैलेंट, मतलब वो एक से ज्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सके, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे मोर कोवैलेंसी, बात वही है, मोर कोवैलेंसी होना चाहिए उसके पास में, ठीक है ना। बताया था ना कोवैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या ऐसे बोल सकते हैं कि इसे कितना वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना, तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपका क्या, सेंट्रल एटम होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरी बात लेसर इन नंबर, संख्या में कम होना चाहिए, ठीक है ना। फिर लिस्ट इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होनी चाहिए उसकी यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद संख्या में कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे
साइज बड़ा होना चाहिए, लार्जर साइज होना चाहिए उसका, लार्जर साइज होना चाहिए ताकि वो अपने राउंड में मैक्सिमम एटम को, अपने सराउंड में मैक्सिमम एटम को रख सके, ठीक है ना। उसके बाद टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी होना चाहिए, टेंडेंसी टू फॉर्म व्हाट, मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी होना चाहिए उसके पास में, ठीक है ना। पॉलीवैलेंट होना चाहिए, मोर कोवैलेंसी होना चाहिए, लेस, इसमें से कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम सीक्वेंस में ये सब चाहिए तभी होगा, नहीं, कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, ठीक है। इस मामले में मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे CH4 है, तो CH4 में बताओ कि यहाँ पे सेंट्रल टर्म कौन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, जाहिर सी बात है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, H की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है ना, लेसर भी नंबर में है, ठीक है। तो यहाँ पे C क्या हो गया आपका, सेंट्रल एटम हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे CO2 का, तो C हो जाएगा क्या, सेंट्रल एटम। अगर हम बात करें यहाँ पे H2O का, तो O क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रल एटम। अगर हम बात करें यहाँ पे NH3 का, तो यहाँ पे N क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रल एटम हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे H2SO4 का, H2SO4 का, तो यहाँ पे S क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रल एटम। क्यों, सल्फर जो है ना, सल्फर का हम कोवैलेंसी कितना होता है, मैक्सिमम 6 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके पास में मोर कोवैलेंसी होना चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेंट्रल एटम को पहचान लेंगे। पॉलीवैलेंट होना चाहिए, ठीक है ना, साइज में बड़ा होना चाहिए, संख्या में कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम होनी चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड मैक्सिमम से मैक्सिमम बनाना चाहिए वो, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब मोर कोवैलेंसी होना चाहिए, और उसके पास में मल्टीपल बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी होना चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो वो वहां पे क्या होगा आपका, सेंट्रल एटम होगा। तो ये पहला क्या है यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड सेंटर। जैसे आपको दिया गया स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, दिस मॉलिक्यूल, तो क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, वहां पे सेंट्रल एटम पहचानने आना चाहिए। अगर आपको सेंट्रल एटम पहचानने आ गया तो फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसको आप नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, सिलेक्शन ऑफ द वर्ड सराउंडिंग एटम। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकेंड में, सिलेक्शन ऑफ व्हाट, सिलेक्शन ऑफ व्हाट, सराउंडिंग एटम। तो सराउंडिंग एटम का हम लोग यहाँ पे कैसे सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है बच्चों कि H, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, O-, ये सब जो है ना, ये सब के सब, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये सब के सब सिंगल, अगर यहाँ पे ये सब के सब अगर टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो उस केस में ये आपके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। इफ present at the terminal position, then they will form what, single कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे H2O का, ठीक है ना, H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 H है, तो H जो होगा ना वो क्या बनाएगा आपका, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या किया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पे इसको बोलते हैं, इसे यहाँ पे ये अगर सेंट्रल एटम है तो ये आपका क्या हो गया, टर्मिनल पोजीशन, क्या हो गया आपका, टर्मिनल, मतलब लास्ट, अब उसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अमोनिया NH3, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हो गया आपका, नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या है, H और यहाँ पे H, ठीक है ना, H और H, और यहाँ पे क्या बना रहा है, ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है,
क्या कर रहा है बच्चों यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत? और अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं आगे, जैसे ClF3 है, IF7 है, तो उसमें ये सब क्या होता है आपका सराउंडिंग एटम की तरह काम करता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल पहले आप लोग लिखिए, ठीक है ना, फिर बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, अगर H फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और O-, ठीक है ना, अगर ये प्रेजेंट है ना, अगर ये आपका सराउंडिंग एटम है तो ये हमेशा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, और हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, ये टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा आपका, ये टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां तक। यहाँ पे सिलेक्शन तो छोड़ सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एज अ सराउंडिंग एटम लिख लीजिए, यहाँ पे बेटर रहेगा, एज अ सराउंडिंग एटम, एज अ सराउंडिंग एटम। इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग सेंटर एटम चूज कर चुके हैं, तो जो बच गया ना वो क्या आपका होगा, सराउंडिंग एटम ही होगा। ठीक है ना, तो एज अ सराउंडिंग एटम अगर यहाँ पे H आता है, F आता है, Cl आता है, Br आता है, I आता है, O- आता है, देन इट विल फॉर्म व्हाट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड एंड प्रेजेंट एट द व्हाट, टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो अगर यहाँ पे मिडिल पे आता है, कहाँ पे आता है, मिडिल पे, तो उस केस में वो आपका यहाँ पे दो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, इफ प्रेजेंट at the middle, then it will form what, two single covalent bond। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट, अगर ये ऑक्सीजन if present at the terminal position, then it will form double bond। मैं अभी जस्ट समझा रहा हूँ इसको, इस पॉइंट को पहले आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, फिर मैं बताता हूँ इसके बारे में। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे H2SO4 का, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, H2SO4 की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो सल्फर होगा ना, वो क्या होगा आपका यहाँ पे, सेंट्रल एटम होगा। सल्फर क्या होगा यहाँ पे, सेंट्रल एटम होगा। ठीक है ना, मैं ये बेसिकली क्या है ना, H2SO4 बेसिकली क्या है बच्चों, ये ऑक्सी एसिड है। ठीक है ना, तो ऑक्सी एसिड में पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का रूल भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, तो अभी मैं सिर्फ ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं कि इसे आपको ड्रॉ करने नहीं आ रहा है। जब मैं आपको ऑक्सी एसिड पढ़ाऊंगा ना, तो फिर आपको वहाँ भी ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा वहां पे। ठीक है ना बच्चों, ये H2SO4 है। ठीक है ना, मैं खुद से बना रहा हूँ यहाँ पे S डबल बॉन्ड O H O H। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है ना कि इसे ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन क्या कर रहा है यहाँ पे, दो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, कहाँ पे, ये मिडिल पे है, और ये क्या आपका टर्मिनल, ये लास्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। चेक कीजिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब देखिए मिडिल का मतलब क्या हुआ, किसी देखिए ये दोनों के बीच में है, सल्फर और H के बीच में है ये, तो उस केस में क्या करेगा, ये दो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, दो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब ये टर्मिनल पे होगा ना, लास्ट पे होगा, तो उस केस में ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा बच्चों। ये बात आपको ध्यान, ऑक्सीजन के बारे में ध्यान रखना इस बार, इसके बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में, ऑक्सीजन के बारे में आपको ये पॉइंट बिल्कुल गहन अध्ययन के साथ पढ़ के इसको ध्यान में रखना है
कि ऑक्सीजन विल फॉर्म टू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इफ it is present at the what middle, and it will form double bond if it is present at the what terminal position। ठीक है बच्चों, तो यहां तक नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल में क्या है ना कि ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, और साथ में उसके पास में निगेटिव चार्ज भी है, उस मॉलिक्यूल पे क्या है, निगेटिव चार्ज भी है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन एटम भी प्रेजेंट है और निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो निगेटिव चार्ज है ना, वो निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम को देते हैं, O माइनस बनाते हैं। और आपको पता है अभी जस्ट मैं फर्स्ट पॉइंट बताया था कि O माइनस जो होता है ना, वो आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब ये जैसे मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल में लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे, से BO3 पे 3 माइनस सपोज करते हैं, तो यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है बच्चों, तो उस केस में क्या करना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक निगेटिव चार्ज दे देना है। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 3 बार निगेटिव चार्ज 3 ऑक्सीजन पे दे देंगे, ठीक है ना। और ये तीनों ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे सेंट्रल टर्म कौन है बच्चों, बोरोन, तो यहाँ पे बोरोन, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो O माइनस और यहाँ पे O माइनस हो जाएगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया है। और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे CO3 पे 2 माइनस है बच्चों, यहाँ पे CO3 पे 2 माइनस है, तो कार्बन क्या है यहाँ पे बच्चों, सेंट्रल एटम है। और यहाँ बताइए 2 पे 2 निगेटिव है, टोटल कितने हैं, 2 निगेटिव है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 3, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 1 निगेटिव 2 निगेटिव। और इससे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इससे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है ना। अब बचा यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, अब कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन कर देंगे, डबल बॉन्ड O। कोई दिक्कत नहीं, क्यों, अब ऑक्सीजन है, जाहिर से एक ही तो बचा ऑक्सीजन, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, तो ये मिडिल पे तो आ ही नहीं सकता है। अब ये कहाँ पे आएगा, टर्मिनल पे आएगा। अगर टर्मिनल पे आता है तो हमेशा ये क्या बनाएगा, आपका डबल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मैं समझाता हूँ यहाँ पे, मैं लिखवाता हूँ पॉइंट को कि पॉइंट क्या है बेसिकली। अगर देखिए ध्यान से बच्चों, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं है और उस केस में अगर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है या पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ना, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है बच्चों, वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या करना है, सेंट्रल एटम को दे देना है। मैं एग्जांपल से भी समझा रहा हूं इसको बच्चों, देखिए ध्यान से। यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे NH4 पे पॉजिटिव चार्ज है, NH4 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है क्या, नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा बच्चों हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन। और यहाँ पे कितने H, 4 H, 1 2 3 4, एंड प्रोवाइड निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज टू द व्हाट, सेंट्रल एटम। समझ में आया कि नहीं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में प्रोवाइड निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज टू द व्हाट, सेंट्रल एटम। बस खत्म, ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब पॉइंट मैं लिखवाता हूँ, इस पॉइंट को लिखिए, फिर हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे कि कैसे ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को, ठीक है बच्चों। यहाँ पे थर्ड पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे इफ ऑक्सीजन atom is present as well as negative charge is also present, then provide negative charge to the oxygen atom
and form single covalent bond with central atom, otherwise provide positive or negative charge to the what central atom. That is, if oxygen atom is not present, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट नहीं है तब उस केस में करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको आपको करना है, फिर मेरे से मैच कीजिएगा, आंसर मिलाइएगा, गलती होगा डाउट पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा उसका बच्चों। ठीक है, यहाँ तो नोट कीजिए आप लोग पहले। एग्जाम्पल BF3 BF4 माइनस BH3 CH4 CH3 माइनस NH3 NH4 प्लस। ठीक है, फिर CH4 H2O H3O प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ पे SO2 SO3 SO2Cl2 SOCl2। ठीक है, उसके बाद POCl3 उसके बाद SF2। ठीक है ना, इसके बाद IF7ClF5। ठीक है, IF7, इसके बाद BeCl4 पे 2 माइनस। फिर और भी एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसको कीजिए आप लोग पहले। I3 प्लस I3 माइनस I3 प्लस I3 माइनस। ठीक है ना, इसके बाद XeO3, इसके बाद XeF6 XeF4 XeF2 XeO3 F2 XeO2 F2 XeOF4 PCl5 PCl3 SF4 SF6। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। अभी हम लोग और सीखेंगे। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। BF3, तो बताइए यहाँ बच्चों सेंटर एटम कौन सा होगा, यहाँ पे बोरोन हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या है 3 फ्लोरीन, यहाँ पे क्या क्या BF3। BF4 पे माइनस, तो बोरोन, और यहाँ पे कितने फ्लोरीन 4। बोरोन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम, और बी पे क्या हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। BH3, तो यहाँ पे लेसर नंबर बोरोन, और यहाँ पे H कितने बच्चों यहाँ पे 3 हो जाएंगे। CH4 क्या हो जाएगा CH H H H। CH3 पे माइनस, तो C के साथ में 3 H जुड़ा हुआ है बच्चों यहाँ पे, और प्रोवाइड निगेटिव चार्ज टू द व्हाट सेंट्रल एटम इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या आपका NH3 है बच्चों, क्या यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे NH3 है बच्चों, यहाँ पे NH3। ठीक है, NH3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन 3H हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, NH4 प्लस नाइट्रोजन कितने H है यहाँ पे 4H है, यहाँ पे 4H, और यहाँ पे N पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है CH4, तो CH4
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम, और यहाँ पे कितने H, 4H। H2O देखिए तो यहाँ पे H2O ऑक्सीजन सेंट्रल एटम हो जाएगा, और यहाँ पे 2H हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। H3O प्लस, H3O प्लस बच्चों यहाँ पे, तो H3O प्लस में क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंट्रल एटम, 3H है यहाँ पे जो कि सराउंडिंग एटम होता है यहाँ पे, और यहाँ पे O के पास में क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। SO2 प्रोवाइड निगेटिव और पॉजिटिव टुवर्ड सेंट्रल एटम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम आपका क्या है, नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। SO2 यहाँ पे सल्फर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो ये आपको पता है ना कि सल्फर का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होता है, 6 होता है, तो 1 2 3 4 बना चुका है यहाँ पे। जाहिर सी बात है कि 4 बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे बताइए कि एक लोन पेयर भी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा यहाँ पे लोन पेयर भी हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। SO3 सल्फर के वैलेंस शेल में 6 होता है इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होगा, 6 होगा यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया आपका SO3 हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है SO2Cl2, SO2Cl2, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको बच्चों हम लोग, SO2Cl2 को, सल्फर हो जाएगा यहाँ पे क्या सेंट्रल एटम, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या यहाँ पे 2 है, तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और Cl क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब क्या बनाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है यहाँ पे, ठीक है ना। SOCl2 है यहाँ पे, SOCl2 है यहाँ पे बच्चों, तो SOCl2 सल्फर, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, कितने क्लोरीन 2 क्लोरीन। POCl3 तो P डबल बॉन्ड O, कितने क्लोरीन 3 क्लोरीन, तो POCl3 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या है SF2, तो SF2 में क्या होगा बच्चों यहाँ पे SF2 सल्फर, कितने फ्लोरीन 2 फ्लोरीन। IF7 तो यहाँ पे I कितने फ्लोरीन 7 फ्लोरीन, जो कि यहाँ पे क्या करेगा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, IF7 हो गया। ClF5 Cl कितने फ्लोरीन 5 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन। बता सकते हैं 5 बॉन्ड बनाया है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 बॉन्ड बनाता है, बताइए यहाँ पे कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर हो जाएगा ना यहाँ पे, एक लोन पेयर। सल्फर पास में कितने लोन पेयर 2 लोन पेयर हो जाएगा यहाँ पे, 2 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ बताइए BeCl2 है यहाँ बच्चों, यहाँ पे BeCl2, तो बेरिलियम का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होता है ऐसे, लेकिन क्या जनरल क्या बनाएगा वो 2 बनाएगा, Cl2 2 Cl यहाँ पे। BeCl4 तो Be कितने Cl 4 Cl, और यहाँ पे बताइए प्रोवाइड निगेटिव चार्ज टू द व्हाट सेंट्रल एटम, तो बी पे क्या गया 2 निगेटिव। I3 प्लस है यहाँ पे बच्चों, I3 प्लस है यहाँ पे, तो I3 प्लस है, कैसे बनेगा स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग I3 है, तो एक I तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल एटम, 2 क्या हो जाएगा आपका सराउंडिंग एटम हो जाएगा। प्रोवाइड निगेटिव और पॉजिटिव टुवर्ड सेंट्रल एटम, तो बताइए यहाँ पे इसके पास में कितने लोन पेयर होंगे बच्चों, यहाँ पे आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 होता है इलेक्ट्रॉन, पता है ना आपको 7 होता है। पॉजिटिव आया मतलब 1 चला गया इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो -1 यानी कि 6 बचा, 6 में से 2 चला गया क्या बनाने के लिए बॉन्ड, तो -2 यानी कि 4 टोटल इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन हमें क्या करना है लोन पेयर करना है, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 2 लोन पेयर दिखा देंगे, इस तरह से 2 लोन पर दिखा देंगे, ठीक है ना। I3 माइनस है यहाँ पे, तो 3 आयोडीन 1 2 3 प्रोवाइड निगेटिव टू द व्हाट सेंट्रल एटम, ठीक है ना। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 होता है, 1 आ चुका इलेक्ट्रॉन, तो 8 हो गया, 8 में से 2 गया बॉन्ड बनाने के लिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितना बचा 6,
6/2 यानी कि 3 लोन पेयर। तो 1, ठीक है ना, 2, 3 लोन पेयर, I3 माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे चलिए इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे XeO3 जेनॉन, जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 होता है इलेक्ट्रॉन, O3 है, मतलब यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड O बनेगा। और बताइए यहाँ पे 8 होता है, कितना इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक बचा क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। XeF6 तो जेनॉन और यहाँ पे 6 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन बच्चों यहाँ पे, और एक इसके पास में क्या बचा बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। XeF4, XeF4 तो यहाँ पे बच्चों 4 फ्लोरीन, इसके वैलेंस शेल में 8 होता है इलेक्ट्रॉन, 4 चला गया बॉन्ड बनाने में, 4 इलेक्ट्रॉन इसका जेनॉन का 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, बॉन्ड बनाने में गया। तो 8 माइनस 4 यानी कि 4/2, यानी कि 2 लोन पेयर, एक और एक ये 2 लोन पेयर। XeF2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, XeO3F2, XeO3F2 तो Xe डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, और एक ये फ्लोरीन और एक यहाँ पे फ्लोरीन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है ना। XeO2F2, XeO2F2, Xe डबल बॉन्ड O, 2 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कितने फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन। अब यहाँ पे कितना बचा लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, मानी एक लोन पेयर बचा यहाँ पे। XeOF4, XeOF4, XeOF4 बच्चों यहाँ पे, ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे XeOF4 तो जेनॉन डबल बॉन्ड O, कितने फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन बच्चों यहाँ पे, 4 फ्लोरीन। ठीक है ना। कितना बचा लोन पेयर यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक बचा लोन पेयर यहाँ पे, 6 चला गया बॉन्ड बनाने में, एक बचा लोन पेयर यहाँ पे। PCl5 फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 बगल में क्या है, क्लोरीन है, यानी कि 5 क्लोरीन Cl बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। PCl3 की बात करें यहाँ पे तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 Cl आ गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुका है, तो 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, 2/2 यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। SF4 की बात करें यहाँ पे तो सल्फर, कितने फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन। ठीक है ना। इसके वैलेंस शेल में 6 होता है इलेक्ट्रॉन, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 चला गया बॉन्ड बनाने में, तो एक बचा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों। SF6 तो यहाँ पे S F F F F F F, कोई लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि सल्फर के वैलेंस शेल में 6 होता है इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 चला गया क्या बनाने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए चला गया। ठीक है ना बच्चों। तो ये बच्चों यहाँ पे और भी है मेरे पास में स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्लास में मैं 15 मिनट का भी और भी बताऊंगा, यहाँ 15 मिनट और स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना, ताकि और यहाँ पे अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाए। स्ट्रक्चर बनाने आपको अच्छे से बच्चों आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने अच्छे से आपको आ गया है ना बच्चों, लोन पेयर पहचानने आ गया यहाँ पे कितने लोन पेयर हो सकते हैं, तो फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, उसका शेप निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, डाइपोल बॉन्ड निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। मतलब पूरे केमिकल बॉन्डिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आपको अच्छे से आना चाहिए बच्चों। अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने अच्छे से नहीं आता है ना, तो आपको पूरे केमिकल बॉन्डिंग में छोड़िए, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आने वाली है। ठीक है ना। इसको अच्छे से आप लोग पहले सीखिए। ठीक है ना। कोई भी डाउट लगता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में तो कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा वहां पे आपको। ठीक है ना। और अगले क्लास में मैं 15 मिनट अभी और आपको स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।